बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही शानदार कानून आया था जिसको लेकर बहुत बार जो है उसे परिवर्तन करने की मांग भी उठी, क्योंकि वो सीधे सीधे जनता के फायदे का था। और वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कारगर रूप में वो कानून जो है वो काम कर रहा है, जिसको हम सूचना का अधिकार या फिर आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट फॉर इंफॉर्मेशन की जो बात है, यानी सूचना किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं और ये सूचना हमें कहाँ से मिलती है। सूचना वो विभाग जो अपनी तमाम जानकारियों को गुप्त रखता है या उन जानकारियों को जिनको वो प्रकाशित नहीं करता या नहीं करना चाहता, जो कि प्रकाशित होनी चाहिए, जो पता होना चाहिए, जो हम सबको मालूम होना चाहिए, उस चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को जानने का हक आपको दिया गया, वो अधिकार आपको दिया गया उस कानून के माध्यम से। और इस कानून का उपयोग करते हुए बहुत सारी जानकारियां विभागों की, खासतौर से सरकारी विभागों की बहुत सारी जानकारियां लोगों को मिलने लगी। और एक समय ऐसा आ गया कि जो विभाग थे, जो भ्रष्टाचार से युक्त थे, बिल्कुल उसमें लिप्त थे, वो परेशान हो गए इस कानून की वजह से, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि आखिर कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है और कहाँ कहाँ घोटाला होने की संभावना रहती है। तमाम चीज़ें जब पता चलने लगी तो लोगों को दिक्कत होगी, और सिर्फ लोगों को ही नहीं, मतलब उन लोगों को ही नहीं जिन्होंने ये सारा कुछ जो घोटाले को अंजाम देते हैं, जो उसमें लिप्त रहते हैं, उन नेताओं को भी होने लगी। फिर आखिरकार उस पर बहुत सारी पाबंदियां भी आई उस कानून को लेकर, लेकिन अभी भी वो कारगर है और इसके माध्यम से लोगों को सूचनाएं मिल भी रही हैं। कुछ ऐसी ही सूचनाएं एकत्र करके लोगों को फ़ायदा दिलाने में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, जिन्हें हम आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, कई सरकारी विभाग के लोग भी जो हैं इसमें अपना आरटीआई के इस कानून का उपयोग करते हुए उन तमाम जानकारियां, वो तमाम जानकारियां जो लोगों को नहीं पता होती, वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। कई जगह पे जो समस्याएं हैं इससे सुलझी भी हैं। कुछ ऐसी ही समस्याएं होती हैं भर्ती की, जो भर्तियां जिस रूप में, जिस तरह से, जिन नियमों के साथ होनी चाहिए, वो भर्तियां उन नियमों का पालन नहीं करती हैं, उन नियमों का पालन करते हुए नहीं हो रही हैं। और ये वजह है कि जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, कई बार उनको नुकसान भी पहुंचाया जाता है जब ये चीज़ें बाहर आती हैं, क्योंकि अक्सर जो अधिकारी होते हैं, जो सत्ता पक्ष होता है, वो चाहता है कि वो उन्हीं के लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। नौकरियों में भी ऐसा होता है। हाल ही में पता चला कि जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पद हैं जो लिपिकीय वर्ग के पद होते हैं, कई ऐसे पद होते हैं। उन पदों की भर्ती के लिए जो आवेदन के लिए जो विज्ञापन निकला, उस विज्ञापन में ये पूरी तरह से जो आरक्षण जो होता है उसको नकार दिया गया। वहाँ पर उस तरह की सुविधा, उन तमाम चीज़ों का ध्यान उसमें नहीं रखा गया। और इसका पता लगाया संजय थूल जी ने, जो कि जीएसटी के विभाग में कार्यरत हैं, और वो भी सेंट्रल एक्साइज के उस डिपार्टमेंट में आप पदस्थ हैं। और ख़ास तौर से आप जो अंबेडकर एसोसिएशन, जो कर्मचारियों का एक संगठन है, उसके आप अध्यक्ष हैं, और आपने उन तमाम चीज़ों को पता लगाया और लोगों के सामने वो बात रखी। ये कौन सी बात है, आखिर क्या गड़बड़ियाँ थी, कौन सा घोटाला होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम उन्हीं से जानेंगे। और भी क्या क्या लाभ हुए हैं इस प्रकार की जानकारियाँ एकत्र करने से, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में थूल साहब। जय भीम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अभी हाल ही में खबर भी आपकी प्रकाशित, एक आर्टिकल आपने छापा है अखबार में, क्या है ये मसला? ये हाईकोर्ट जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो क्लर्क के जो पोस्ट निकले हैं, लगभग 200 पोस्ट है क्लर्क भर्ती के लिए, जिसमें SC ST OBC के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है ना। तो ये देश भर में सिर्फ 2 ऐसा हाईकोर्ट है, एक दिल्ली हाईकोर्ट और एक बॉम्बे हाईकोर्ट, जिसमें किसी भी लेवल के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है। चपरासी से लेकर ऊपर तक के किसी भी लेवल पर कोई भी रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए नहीं है। इस नियम को उन्होंने फॉलो नहीं किया जा रहा है। SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसका एक रिपोर्ट भी है। करिया मुंडा कमेटी है, उसका भी रिपोर्ट है कि जुडिशियरी में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए करके। लेकिन ये 2015 में भी हमने मामला उठाया था,
और उस समय भी हमने शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, SC ST पार्लियामेंट्री कमेटी और सारे विभागों को हमने इस बारे में लिखा था। लेकिन अभी तक भी ये जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए बॉम्बे हाई कोर्ट में, अभी तक भी मिल नहीं पाया है। और अक्सर ये होता है कि बहुत सारे विभागों में इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता जानबूझकर शायद। और हम दर्शकों आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आपको भी बहुत जगह पे ये अनुभव आया होगा कि कई जगह पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। ये बताएं कि क्या एक बात कही जाती है ना कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया, क्या आपको लगता है कि सही ढंग से आरक्षण का लाभ उन लोगों को जिनके लिए लिखा गया है ये उनको मिला है? आपको लगता है कि क्या बैकलॉग की क्या स्थिति है? आप तो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। कुछ हद तक तो भरा गया है, यानी जो बैकलॉग है वो अभी भी है, यानी अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के ऊपर अभी भी बड़े पैमाने पर बैकलॉग है। लेकिन जो आरक्षण है, निश्चित रूप से अगर हम देखेंगे तो जब से आरक्षण लागू हुए हैं उससे हमारे काफ़ी कर्मचारी जो सरकारी विभाग है और PSU में आए हैं, लेकिन फिर भी जिस पैमाने पे आना चाहिए या जिस लेवल पे सारे पोस्ट में होना चाहिए वो अभी भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखेंगे तो ये जो है आपका ग्रुप ए से ग्रुप ए के जो पोस्ट है उसमें अभी भी रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए यहीं तक के रिजर्वेशन है। लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग जो ये है, क्या बोलना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग जो पोस्ट है वहाँ पर अभी भी हमारे लोग नहीं हैं और वहाँ अभी भी रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ निचले लेवल के पोस्ट में रिजर्वेशन हुआ है। अभी भी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ऊपर के जो पोस्ट है, जो नीति निर्धारक जो पोस्ट है जिसमें हमारा सहभागिता होना चाहिए, तो वो नीति निर्धारक जो पदों में अभी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, अभी भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या OBC के जो कम्युनिटी है इसका रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। तो क्या कर रहे हैं फिर? आप तो कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। क्या आपको लगता है कि लोग इन आवाज़ों को उठा रहे हैं या सब लोग अपने अपने जगह पे नौकरियों में मस्त हैं, व्यस्त हैं? हाँ, कुछ लेवल पे तो उठा रहे हैं ये, आवाज़ जो है, जो कर्मचारी संगठन है तो वो कुछ जो है वो उठा रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका, आवाज़, और उठा के कुछ हो भी रहे हैं। यानी ऐसा हम लोग एकदम निराशाजनक नहीं है कि सारे कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो नौकरी आने के बाद अपना जिम्मेदारी समझ के काम कर भी रहे हैं और उसका फायदा भी हुआ है। तो जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने छत्तीसगढ़ में जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसका जो आबादी 18% था तो उसको 32%, उनका आबादी 32% है, तो उसके हिसाब से हमने मांगा कि भाई 32% ट्राइब के लिए 32% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि उनका आबादी 32% है। तो उनको 32% रिजर्वेशन ये हो गया है, ये ना छत्तीसगढ़ राज्य में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो अलग अलग लेवल के ऊपर अपना समाज को काम कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम निराशावादी भी नहीं है और काम कर रहे हैं कुछ लोग, और लोगों को करने का जरूरत है कि और भी आए और करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और करने की ज़रूरत है दर्शकों, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप करेंगे तो भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ उसका परिणाम निकलेगा। क्योंकि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा आपने चूंकि पहल की इसलिए हो पाया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक और समस्या थी, आपने ही उस बात को उठाया था और बहुत ज़ोर शोर से उस पर आपने जो काम भी किया है, और विशेष रूप से उसमें आपने RTI के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें निकाली और उसका फ़ायदा भी लोगों को मिला। ये समस्या शायद और भी जगह पे ये होगी, ख़ासतौर से एक जाति जो शेड्यूल में जो सूची बनी हुई है उसमें तो वो है, लेकिन उसको सभी राज्यों में उस तरह से जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। खासतौर से अगर वो माइग्रेट हुआ है, महाराष्ट्र से अगर छत्तीसगढ़ गया है या छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र में आया है या किसी भी राज्य में, अन्य राज्यों में, ये जो समस्या थी ये आपने उसमें कुछ काम किया है, बताएं उसके बारे में हमारे दर्शकों को। माइग्रेशन का ये है कि जैसे अगर कोई कम्युनिटी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माइग्रेट हो जाती है, तो जैसे अभी महार कम्युनिटी के अगर लिए जाए तो जैसे वो
महाराष्ट्र का जो महार कम्युनिटी का है, महाराष्ट्र में भी शेड्यूल कास्ट में, मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल कास्ट में है। जी जी। तो वो जो बंदा है उसका मध्य प्रदेश में ही जन्म भी हुआ, मध्य प्रदेश में एजुकेशन भी हुआ और मध्य प्रदेश में ही उसने नौकरी भी हासिल की। जी जी जी। लेकिन उसको सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन डिनाई किया गया है क्योंकि उसके जो फादर थे वो 1950 में महाराष्ट्र में एजुकेशन लिए थे, कि वो 1950 में उस राज्य में नहीं थे। तो ये उसने कोई भी सप्रेस नहीं की है। वो जो जाति है वो मध्य प्रदेश में भी है और सारी चीजें बताए गए हैं। जी। तो अगर समझो डिनाई करना था तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट देते समय डिनाई करना चाहिए। उसको जब कास्ट सर्टिफिकेट आपने दे दिया है और उसको जब नौकरी पे दे दिया गया और उसको जब इतने साल नौकरी करने के बाद ये बोला जाएगा कि भाई आपका कास्ट जो है वो उस जाति के नहीं है, वैलिड नहीं है, तो यहाँ एक बहुत ही जिनाइन समस्या है और इसको उस भावना से देखना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है कि कोई ऊंची जाति का जो मामला है, कोई फेक सर्टिफिकेट बना के नौकरी हासिल कर ली है। ये ऐसा मामला है कि वो बंदा शेड्यूल कास्ट का है महाराष्ट्र में और वो मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल कास्ट का है और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ये सारा चीजें सरकार की संज्ञान में है। सरकार ने ही उसे सर्टिफिकेट दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट, सरकार ने ही उसे नौकरी दिया है और एक लंबा समय का नौकरी होने के बाद इस ग्राउंड के ऊपर उसको यह बोलना कि भाई वो शेड्यूल कास्ट का नहीं है, तो यह एक बहुत ही यानी अन्यायकारक है। तो ये चीजों को भावनात्मक रूप से देखना चाहिए कि उसका क्या मेरिट है, वो मेरिट के आधार के ऊपर देखना चाहिए। अगर समझो उसको नहीं देना है तो ठीक है कि अगर रिजर्वेशन ना दे, लेकिन अगर उसको दे दिया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया है, नौकरी दिया गया है, तो उसको बाद में 10-20 साल नौकरी होने के बाद इस आधार के ऊपर बोलना है कि भाई आप महाराष्ट्र में 1950 में थे इसलिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यह मैं सोचता हूं कि बहुत ही अन्यायकारक स्थिति है। ये स्थितियां आई क्यों? शायद इस वजह से भी आई हैं क्योंकि बहुत सारे शर्मा, बहुत सारे शुक्ला ने अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट्स पर जो है नौकरियां पूरी कर ली, रिटायर भी हो गए, बहुत सारे प्रमोशन भी उन्होंने लिए। शायद इस वजह से इन सब चीज़ों को लाया गया था। बाद में कास्ट वैलिडिटी का एक जो नियम लागू किया गया था, इसमें कितनी आपको लगता है कि किस तरह से कितनी पैच है इसमें? मतलब आखिर क्या समस्या है, किस तरह से इसको ज़्यादा सुचारू और ज़्यादा इजी बनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि जो कास्ट वैलिडिटी, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अगर एक स्टेट में एक जाति का है तो वो दूसरे स्टेट में जाने के बाद जाति तो उसकी बदलेगी नहीं ना। क्या करना चाहिए उसको, क्या क्या तरीका है इसके लिए? नहीं, इसके लिए ये है कि अगर समझो किसी आदमी को अगर नौकरी आप दे रहे हैं तो उसका विद इन 1 ईयर आप जो भी अगर ये कराना है, जो कास्ट वैलिडिटी कराना है, वो आपके हाथ में है। जी, आप उसका क्या कास्ट वैलिडिटी करिए, जो भी आप उसका इंक्वायरी करना है कर लीजिए, लेकिन उसको टाइम बॉन्ड उसके अगेंस्ट में ये कर लीजिए कि 1 साल के अंदर आपको अगर समझो नहीं करना है तो आप 1 साल बहुत है उसको ये जानने के लिए कि वो एक जेन्युइन शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब नहीं है। तो आप विद इन 1 ईयर उसका इंक्वायरी कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। जी। हमारा ये नहीं बोलना है कि अगर कोई भी गलत आदमी को आप नौकरी दो करके, लेकिन अगर जो जेन्युइन लोग हैं जिसको सरकार ने ही कास्ट सर्टिफिकेट दिया है और उसका रिटायरमेंट हो गया है जी, उसके बाद उसको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, इस आधार के ऊपर कि 30 साल का नौकरी हो गया लेकिन उसने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसलिए उसका पेंशन रोक लिया गया है, इसलिए उसका ग्रेच्युटी रोक लिया गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पास अभी हाल ही में एक मामला आया था ESIC डिपार्टमेंट का कि जहां पर वो बंदा जो कर्मचारी था वो जब तक जीवित था तब तक के उसके ऊपर कुछ नहीं किया, लेकिन जब वो एक्सपायर हो गया तो वो एक्सपायर होने के बाद उसके जो पत्नी है और जो बच्चे हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रहा है और ग्रेच्युटी नहीं दिया जा रहा है। रिकवरी भी हुई होगी। रिकवरी, हाँ। तो ये चीजें को देखना चाहिए। वाकई। अगर कोई गलत है, हमारा ये कहना है कि मतलब आप बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन एक समय सीमा के भीतर करो, सही समय पर, विद इन 1 ईयर आप कर लो जो भी जांच करना है। अगर 1 साल के ऊपर अगर नहीं किया है तो वो
कर्मचारी ने सरकार भी जिम्मेदार है कि अगर वो क्यों उसको सालों साल तक के 30 साल तक करने दिया गया। अगर 30 साल तक के सरकारी अधिकारी को उसको काम करने दिए गए 20 साल तक 30 साल तक के, तो वो सरकारी अधिकारी भी जिम्मेदार है जिन्होंने गलत आदमी को काम करने दिया गया कि अगर गलत आदमी नहीं था तो आपने क्यों इसको 20 साल 30 साल तक काम करने देने के बाद आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वाकई वाकई। और अगर आप इन तमाम चीज़ों की अगर सही ढंग से पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं, और ख़ासतौर से अगर सूचना के अधिकार के माध्यम से तमाम चीज़ें अगर आपको पता चलती है तो उस पर काम करें, उस पर उसको फॉलोअप करें और उसको आगे लेकर जाएं ताकि उसका जो लाभ है या उसकी जो भी कार्रवाई वो हो सके। आपने छत्तीसगढ़ में एक कार्रवाई बहुत अच्छी की है जिसका मतलब काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, ख़ासतौर से जो रिजर्वेशन जहां नहीं मिलता था वहां पे अब मिलने लगा है। क्या था वो और किस तरह से आपने किया था ताकि और भी लोग इस बात को समझ सके कि वो भी लोग उस तरह से जो है अपने क्षेत्र में ये लाभ दिलवा सके? हो सकता है कि लोगों को ये इसकी प्रेरणा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में जब मेरा बेटा 12th क्लास में था तो जो पीईटी का एग्जाम देने के लिए जो बुकलेट आते हैं जी, तो वो बुकलेट में ही ये लिखा था कि निजी शिक्षा संस्थानों में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। जी, जो निजी एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। तब मुझे यह लगा कि यह जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है इसमें महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है, इसमें मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन है, इसमें उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन है, तब छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य क्यों है कि जहां पर SC ST OBC को किसी को भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं है। जी, जी, जी। तो यह जैसे ही मेरा संज्ञान में आया तो फिर हमने उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन दी है छत्तीसगढ़ सरकार को, और छत्तीसगढ़ सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ में हमने मध्य प्रदेश का पॉलिसी लगाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो पॉलिसी था वो भी लगाया, और उसके बाद हमारा महाराष्ट्र का पॉलिसी था वो भी लगाया कि हमने बोला उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है, तो छत्तीसगढ़ में भी SC ST OBC को निजी शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी, जी, जी। तो फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सरकार ने एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी होता है उसको रेफर किया जी, और फिर वो एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी जो कमेटी है उसने उसके ऊपर रिपोर्ट दी है। उसमें ये बोला कि भैया ये जो रिजर्वेशन है ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बल्कि ऑल प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे B.Ed हो गया या LLB हो गया या आपका डेंटल कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज सारे संस्थानों में मिलना चाहिए। तो ये उन्होंने रिपोर्ट दी है और उसके बाद हमने उसको RTI में फॉलो किया और हमने लगातार उसके लिए काम किया है। तो ये 2013 से छत्तीसगढ़ राज्य में 58% रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए हो गया है और 2013 से SC ST OBC को जो छात्र हैं उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। वाकई वाकई अगर हम करें तो निश्चित रूप से ये संभव है और इस तरह से जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं वो दिए जा सकते हैं और इस कानून का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। थुल साहब, एक बात और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शक हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं लेकिन कई बार जो है वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या उनको लगता है कि शायद ऐसा करने से या एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा। ये कैसे होता है कि खास तौर से जब आप लोग सरकारी विभाग में होते हुए, वहाँ पर आप काम करते हुए, जब ख़ास तौर से अपने समाज के लिए या स्पेशली इनके लिए काम करना चाहते हैं तो कितनी दिक्कतें आती हैं और कितना आसान होता है बाकी कानूनों का सहायता लेके, बाकी कानूनों की सहायता लेके ये सब काम करना? नहीं, ये अगर काम करना चाहें तो कोई भी मुश्किल नहीं है जी। काम अगर हम करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका तमन्ना होना चाहिए काम करने का। तो अगर हम लोग काम नहीं करने का बहाना ढूंढते हैं तो एक ढूंढने के तो 10 बहाने मिलेंगे। जी, जी, लेकिन अगर आपका काम करने का तमन्ना है तो मैं तो पिछले काफी सालों से काम कर रहा हूं तो मुझे ऐसा कोई समस्या महसूस नहीं हुआ कि काम करने में कोई समस्या है। और अगर देखा जाए तो हम लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो कर्मचारी है वो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग रिजर्वेशन नौकरियों में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो समाज है 15% समाज है शेड्यूल कास्ट का, तो उस समाज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकारों में।
तो हमारा भी एक नैतिक दायित्व है कि हम जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस समाज का की संख्या के बदौलत हम नौकरी में जी। हैं, तो हम लोग भी उस समाज के लिए कुछ काम करें, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। वाकई। अगर हमारा समाज 15% नहीं होता तो आज हम नौकरी में नहीं होते। आज मेरा शेड्यूल कास्ट का जो समाज है वो 15% है, तो इसलिए मैं आज नौकरी में हूं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा दायित्व है कि मैं उस समाज के लिए, जिस समाज के बदौलत में सरकारी नौकरी में हासिल किया है, जी, जी, जी। तो उस समाज के लिए मैं कुछ काम करूं, ये हमारा एक नैतिक दायित्व है। तो और हम लोग जो कर्मचारी ये सोचते हैं कि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूं, तो कोई हमारा संविधान हमें इस बात का इजाजत देता है जी। कि हमारा जो समाज है उसकी बात को हम उठाएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो संविधान जो है वो कोई काम करने से, समाज का काम करने से रोकता नहीं है कि भाई आप समाज के लिए काम नहीं कर सकते या कोई गलत चीज को नहीं उठा सकते हैं। तो ये कोई बहाना नहीं है काम करने का। तो हमारा कोई कानून भी नहीं रोकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल भी अपने समाज का काम करने से नहीं रोक सकते हैं। जी, जी। और मैं अनेक सालों से कर रहा हूं और ये चीजें हासिल भी की है हमने कि लोगों को 32% हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन हासिल की है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने जी जी हासिल किया है जो रिजर्वेशन। तो और मुझे इतने सालों में नौकरी करके भी ना कोई चार्जशीट हुआ, ना कोई परेशानी हुआ, ना कुछ हुआ, और बहुत आसानी से काम कर रहा हूँ। तो अगर हम काम करना चाहें तो बहुत आसान है, और हम बहाने ढूंढना चाहिए तो वो भी बहुत आसान है। बिल्कुल देखा जाए तो अगर हम काम करते हैं तो आसान है, अगर बहाना ढूंढना चाहें तो भी बहुत आसान है। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, हम जिस समाज के लिए या जिस समाज में है, बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि कम से कम अपना 20% जो है वो आप योगदान दें। अब वो 20% चाहे वो आप रुपयों में दें, चाहे फिर आप अपने काम को करते हुए उसमें योगदान दें, योगदान तो आपको देना पड़ेगा और तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। और ख़ास तौर से अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है या कानून जो है या नियम जो है उनको अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको जो है इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें ना हो। और आपके साथ वो सारे कानून हैं, आपने आरटीआई का खूब ज़्यादा उपयोग किया है, काफ़ी ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हुए आपने तमाम चीज़ों को सामने लोगों के सामने रखा है। और एक बात और है कि आप अखबारों में भी लिखते हैं, तो अक्सर तो जो कर्मचारी होते हैं वो कैमरे के सामने आकर बोलने में भी डरते हैं, आप तो अखबारों में एक आर्टिकल लिखकर तमाम चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। तो ये एक वाकई आपकी ओर से हम तमाम जो समाज है, तमाम लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कार्यरत हैं इस वक्त बाबा साहब की वजह से या संविधान की वजह से कार्यरत हैं, उन सब के लिए ये सबक भी है और एक उदाहरण भी है कि आप अगर काम कर सकते हैं तो तमाम सारे लोग काम कर सकते हैं। हमारे कर्मचारियों को जो साथी इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं वो सकारात्मक भावना से काम करें। जो भी चीजें अपने आसपास देखती हैं उसको रिसर्च करने की कोशिश करें, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया है। जैसे बाबा साहब ने भी हु वेयर द शूद्राज लिखा है, अनटचेबिलिटी लिखा है, कांशीराम जी ने भी मंडल कमीशन को ढूंढ के लाया है। तो इसी तरीके से हम लोग आज भी बहुत सारी समस्याएं इर्द गिर्द हमारे हैं, तो हम लोग उसको रिसर्च करने की कोशिश करें कि कहाँ क्या क्या है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन का प्रॉपर नहीं हो रहा है, और हम लोग मुद्दे पे काम करें, ना कि सिर्फ हम लोग क्रिटिसाइज करते रहे। हम लोग किसी को भी कितना ही क्रिटिसाइज करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। जब तक कि हम लोग टू द पॉइंट अगर काम नहीं करेंगे तो उससे समाज को फायदा मिलेगा नहीं। तो हम लोग जहां पर भी, अगर समझो अभी हमने ये जो हाईकोर्ट का, जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो मामला है, जी जी जी, तो यहाँ हमने किया है, तो उससे हो सकता है कि कुछ दिनों में उसका कुछ इम्पैक्ट हो और वहां भी रिजर्वेशन लागू हो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ। तो सारे कर्मचारी अगर अपने अपने राज्यों में अगर काम करने लगे तो मैं सोचता हूं कि ये समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हम करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने तमाम हमारे जो दर्शक हैं उन सब के लिए ये एक बहुत ही शानदार जो बातें हैं, जो बहुत ही उपयोगी बातें हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इक्वलिटी न्यूज़ और आपका सारे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात को पहुँचाने के लिए ये किया। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।